नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आकाश गंगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ब्रह्मांड कैसे बना है और बहुत सारी आकाश गंगाएं बनी हैं, लेकिन उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया था। विशेष करके आकाश गंगा में उसको आज अध्ययन करेंगे जिसमें हमारी पृथ्वी स्थिति है। पहले जान लेते हैं कि आकाश गंगा आखिर है क्या। जिसमें हम लोग हैं वह आकाश गंगा जिसमें सौर परिवार अवस्थित है उसे मंदाकिनी, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड या दुग्ध मेखला या भारतीय रावत हाथी मार्ग भी कहा जाता है। इसका आकार सर्पिलाकार है जिसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है और इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है और आंतरिक भाग जहाँ पर सभी पदार्थ समाहित होते हैं उसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसी ब्रह्मांड, इसी आकाश गंगा में तारे बनते और बिगड़ते रहते हैं। बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में या बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया था कि लगभग 1000 अरब आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जो जिस आकाश गंगा में स्थित है उसके पास की सबसे पास स्थित आकाश गंगा का नाम है बेबी बूम। बेबी बूम मंदाकिनी आकाश गंगा कहा जाता है और सबसे नवीन आकाश गंगा जिसकी खोज हुई है अभी उसका नाम है डवार्फ मंदाकिनी। डवार्फ मंदाकिनी उसका भी अभी हाल ही में खोज हुई है, सबसे नवीन आकाश गंगा है। आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है जिसके विस्तार को हजारों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ये हमारी आकाश गंगा, देखिए हमारी आकाश गंगा इस तरह से, ये हमारी आकाश गंगा इधर को घूम रही है, वामावर्त घूम रही है। इसके सभी पदार्थ धीरे धीरे इसमें आते हैं ऐसे 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 और अंत में केंद्र में लुप्त हो जाते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। आप इसमें सही से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और इनमें कौन कौन से काम होते हैं और अंत में क्या होता है। हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है 80,000 प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश की करण 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से निरंतर 80,000 वर्षों तक चलती रहे तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे। हमारी आकाश गंगा का इसका व्यास। आकाश गंगा की मुख्य रूप से 3 भुजाएं हैं। प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा और तृतीय भुजा। हम प्रारंभ करते हैं तृतीय भुजा से। तृतीय भुजा में ये पहले जान लीजिए कि हमारी आकाश गंगा इधर को घूम रही है और यहाँ तीसरी भुजा में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बादल हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादल चारों तरफ विद्यमान है। आकाश गंगा इधर को घूमने के कारण जो गैसों के बादल हैं थोड़ा इधर को चलने लगते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर भी आपने लोगों ने देखा है कि हवाएं चलती हैं, जिधर को पृथ्वी घूमती है उसकी विपरीत दिशा को हवाएं चलने लगती हैं, या सागरीय जलधाराएं भी उसकी विपरीत दिशा की ओर चलने लगती हैं। उसी क्रम में ये गैसों के बादल भी आकाश गंगा की दिशा में न चल करके वो उसकी विपरीत दिशा की ओर चलने लगते हैं। जब ये इधर को चलने लगते हैं तो ये बादल किसी का आकार ज़्यादा है, किसी का आकार कम है। इसकी वजह से इनका वेग भी भिन्न भिन्न हो जाता है। भिन्न भिन्न होने की वजह से कुछ बादल, गैसों के बादल छोटे में या छोटा वाला बड़े में जाकर के मिल जाता है। जब मिल जाता है तो वहाँ पर गैसों की सघनता हो जाती है। जब सघन गैसें हो जाएंगी तो गैसों में
संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो जो संघनन प्रारंभ होगा गैसें भारी होती जाएंगी, संघनन प्रारंभ होगा पदार्थ भारी होते जाएंगे। जब भारी होता जाएगा तो वह इस ब्लैक होल के आकर्षण क्षेत्र में ज्यादा जाता है और ये इसे खींचने लगता है। जैसे जैसे ये इधर पहुंचती है धीरे धीरे ये इसके आकर्षण में आता जाता है और इसका भार बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों इसका भार और आकार बढ़ता जाता है, भार बढ़ेगा आकार घटता जाएगा। इसका आकार बढ़ा है, अब धीरे धीरे ये संगठित होगी। इसका आकार जो पहले गैसों के बादल थे वो इकट्ठे होंगे और इसका आकार धीरे धीरे घटने लगेगा और घनत्व बढ़ेगा। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा इसके आकर्षण में आता जाएगा और ये इसकी ओर अग्रसर होगा। सीधा ना करके यह पहले भी बताया गया था ब्रह्मांड उत्पत्ति में कि कोई भी पदार्थ सीधी नहीं आती, इसलिए चक्राकार अगर घूम रहा है तो सीधा नहीं आएगा। तो ये धीरे 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 इसके पास आएगा, घूमते हुए इसके पास आएगा, इस क्रम में पहुंचेगा। तो ये यहाँ पर संगठित होकर के यहाँ पहुंचेंगी, फिर यहाँ पहुंचेंगी। तो संघनन की क्रिया के कारण अब इसमें दबाव भी होगा। इसे पहले बताया जा चुका है कि जैसे पदार्थ एकत्रित होते हैं उसमें तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने की वजह से इसके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी और इसमें जलने की प्रवृत्ति आ जाती है। फिर आगे संगठित होंगे, संगठित होकर के ये तीसरी भुजा से दूसरी भुजा में प्रवेश करने लगते हैं और निरंतर इसका आकार कम होता जाता है। जैसे जैसे ये दूसरी भुजा की ओर जा रहे हैं इनका आकार कम होता जाएगा और आकार कम होगा, घनत्व बढ़ेगा तो उसके आंतरिक भाग गर्म होने लगेगा और गर्म होने लगता है तो ये जलने लगता है। जब गर्म हो जाता है दूसरी भुजा में पहुंच जाता है तो ये गैसों के बादल गर्म हो जाते हैं और गर्म होंगे तो ये जलने लगते हैं, लाल हो जाते हैं। तो ये प्रारंभिक तारा कहलाता है। ये प्रारंभिक तारा था, ये किशोरावस्था का तारा है और आगे बहुत बढ़ते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, इसका तापमान और बढ़ता जाएगा तो तारे जलने लगते हैं, इसमें लपटें उठने लगती हैं, जिसे युवावस्था का तारा कहते हैं। तीसरी भुजा में गैसों के बादल होते हैं, संघनित होते हैं, संघनित होकर के दूसरी भुजा में धीरे धीरे आकर्षण की तरफ पहुंचते रहते हैं, फिर धीरे धीरे लाल होने लगते हैं और लाल होकर के एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि पूर्ण रूप से जलने लगते हैं। तो इसे युवा तारा कहा जाता है। हमारा तारा भी, हमारा सूर्य भी एक युवा तारा है जो कि यहाँ पर स्थित है एवं आकाशगंगा के केंद्र से 32,000 प्रकाश की वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 5.7 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था और ये लगभग भी 10 टोटल आयु इसकी है 10 अरब वर्ष इसकी आयु रहेगी। लगभग ये आधी अवस्था में पहुंच चुका है। जब ये तारे यहाँ पर जलते 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 रहेंगे उसके बाद ये धीरे धीरे और पास आता जाएगा तो ये और तेज से जलेगा। ज़्यादा तेज से जलेगा तो कभी कभी ये ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। या जल करके अगर छोटे तारे होते हैं तो सुपरनोवा विस्फोट उसमें नहीं होता है, वो जल करके एकदम फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर धीरे 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 इसी के अंदर समाहित होते जाते हैं। जब फ्यूज होगा तो इसमें भारी पदार्थ बचे रह जाते हैं और गैसों के पदार्थ जो होते बचे रहते हैं वो धीरे धीरे फिर तीसरी भुजा में पहुंच जाते हैं। गैसीय पदार्थ पुनः तीसरी भुजा में चले जाते हैं और जले हुए पदार्थ जिसमें कार्बन के रूप में लोहा इत्यादि बचा रहता है, आदि के पदार्थ ब्लैक होल में जाकर के समाहित हो जाते हैं। इसमें इतना अधिक आकर्षण होता है कि कोई भी पदार्थ इससे बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इस कृष्ण विवर से या ब्लैक होल से बाहर नहीं जा पाती हैं। अंत में सभी पदार्थ इसी में जाकर समाहित हो जाते हैं और इसका घनत्व भी ज़्यादा होता है, आकर्षण क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, इसे ब्लैक होल कहा जाता है। 3 भुजाएं हुई। पहली भुजा में गैस होती है, धीरे धीरे यहाँ प्रारंभिक तारे का निर्माण होता है। दूसरी भुजा में तारे जलना प्रारंभ हो जाते हैं और जलते हैं। इसी भुजा में
तारों का विस्फोट भी होता है, तारे फ्यूज होते हैं और पहली भुजा में जब पहुंचते हैं तो लगभग तारे जल चुके होते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने लगता है जा करके और इसमें समाहित हो जाता है। इस प्रकार तारे बनते हैं और फ्यूज होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सूर्य कहाँ है। हमारा सूर्य यहाँ पर है। इससे भी बड़े बड़े तारे होते हैं। अगर इससे बड़े तारा है, हमारे सूर्य से अगर बड़ा तारा है, वो 10 से 20 गुना अगर अधिक बड़ा तारा है हमारे सूर्य से, तो उसे विशाल तारा कहते हैं। अगर कुछ तारे जो 20 से 50, 50 से 200 गुना, 250 गुना अगर बड़े बड़े तारे हैं हमारे सूर्य से, तो उसे अति विशाल तारा कहते हैं। कुछ तारों की ऐसी प्रकृति होती है कि वो कभी बढ़ते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं, बढ़ते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं, उन्हें स्पंदन तारा कहते हैं। फिलहाल जब तारे इसे चक्कर लगाते हुए यहाँ से मान लीजिए प्रारंभ किया और घूमते हुए पुनः यहाँ पहुँचता है, तो उसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मान लीजिए हमारा सूर्य यहाँ था, तो ये इधर को 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर को भाग रहा है। हमारी आकाशगंगा इधर चल रही है ऐसे, लेकिन जो तारे हैं इधर को चल रहे हैं। यहाँ से इसे 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर तारा इधर से इधर को चल रहा है, तो एक पूरा राउंड लगाने में इसे 250 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस पूरे 250 करोड़ वर्ष के समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। फिलहाल जैसे मान लीजिए मेरा सूर्य है, इसके अलावा भी बहुत सारे तारे यहाँ विद्यमान हैं। लगभग 100 अरब तारे हैं। तो हमारे सूर्य के चारों तरफ भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े तारे विद्यमान हैं। कुछ तारे पास में हैं और कुछ तारे इतनी दूर हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जो कुछ तारे पास में होते हैं वो ज़्यादा चमकते हैं और वो किसी न किसी समूह में होते हैं। तारे भी समूह में पाए जाते हैं। जैसे आकाशगंगा पूरा एक तारों का समूह है, तो तारे भी जगह जगह समूहों में दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के आसपास होते हैं या हमारे सूर्य के आसपास होते हैं। जब आसपास तारे होते हैं तो वो तारे ज़्यादा चमकीले होते हैं। उन ज़्यादा चमकीले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ज़्यादा चमकीले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब ये तारामंडल का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में एक वर्णन आता है कि राशियां होती हैं। हमारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आखिर मेष राशि क्या है, वृष राशि क्या है, मिथुन राशि क्या है और राशियों का हमारी पृथ्वी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखते हैं इसको कि हमारा सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है। अब इस सूर्य को हम यहाँ बना लेते हैं। सूर्य के चारों बहुत सारे ग्रह हैं। सभी ग्रहों को हम नहीं बना रहे हैं, केवल हम पृथ्वी को बना रहे हैं। यह हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पूरे 12 महीने में एक चक्कर लगाती है जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। अब प्रत्येक महीने पृथ्वी किसी न किसी तारा समूह के या किसी न किसी चमकीले तारा समूह के सामने से होकर गुजरती है। यही चमकीला तारा समूह तारामंडल कहलाता है। जब हमारी पृथ्वी इधर को घूमती है, इधर से चलता है। पृथ्वी मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि आती है। जब ये तारा समूह को देखा गया कि अगर इधर से ऐसे मिलाया जाए, इधर से ऐसे मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए, तो मिलाया गया तो इसका पता चला कि इसका आकार एक भेड़ के समान दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका नाम मेष रखा गया। जब पृथ्वी हमारी इसके सामने हो जाती है तो कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी मेष राशि में पहुंच गई या मेष तारा समूह में या तारामंडल में पहुंच गई।
अगले महीने एक दूसरे तारामंडल के समूह के सामने पहुंचती है या तारा के समूह पहुंचती है, तो इसकी आकृति देखा गया तो ये पता चले कि एक बैल की आकृति की है। जब पृथ्वी माँ इसके समूह में पहुंचती है तो कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी वृष राशि में पहुंच गई। अगले महीने अगला तारा समूह मिलता है जिसे मिथुन कहा गया। इसमें अंदाजा गया तो देखा गया कि ये लग रहा है कि कोई दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे मिथुन की संज्ञा दी गई। अगला तारा समूह अगले माह पड़ता है, वो इसको देखा गया, अगर मिलाया गया सही ढंग से तो इसे पता चला कि केकड़े की भांति है, इसलिए इसका नाम कर्क रखा गया। और अगले तारा समूह अगले माह पहुंचता है तो हमारे पृथ्वी इसके समूह के पास पहुंचती है, इसको सही से मिलाया गया इधर से उधर से तो पता चला कि इसका आकार सिंह के जैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे सिंह तारा समूह कहा गया। और हमारी पृथ्वी इसमें पहुंच जाती है इसकी सीट में तो कहा जाता है कि पृथ्वी हमारी सिंह राशि में पहुंच गई। इसी समय अगर किसी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि वो सिंह राशि में पैदा हुआ है। इसी प्रकार अगला तारा समूह अगले माह आता है तो इसका आकृति एक लड़की सदृश दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम कन्या तारा समूह रखा गया या कन्या राशि भी कहा जाता है। अगला तारा समूह तुला के सदृश है, इसलिए तुला। अगला तारा समूह वृश्चिक बिच्छू के सदृश दिखाई देता है, इसलिए वृश्चिक कहा गया। अगला धनुष के आकार में होता है, इसलिए धनु कहा गया। और इसी प्रकार मकर यानी मगर के आकार का होता है तो इसे मकर राशि कहते हैं। अगला घड़े के आकार में तारा सदृश चमकीला दिखाई देता है तो इसे कुंभ राशि कहते हैं। और लास्ट में मीन होता है, मीन माने मछली। इसमें क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी कि इसके बाद कौन सा क्रम आएगा, इसलिए हमें सीरियल से इनके नाम याद रखने हैं। इस तरह से हमारी पृथ्वी और सूर्य और आकाश गंगाएं स्थित हैं। इन राशियों का हमारी पृथ्वी पर फर्क पड़ता है जिसका अध्ययन हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। फिर आगे है आकाशगंगा। अब हम अगले अध्याय में देखेंगे कि हमारा सूर्य कैसे है, इसका विस्तार कितना है, इसका आंतरिक भाग किस तरह से है, इसका बाह्य भाग किस तरह से है, कैसे ऊर्जा निकलती है, कैसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।